Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 22nd जनवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं अपने इंडिया में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अपना द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है कि अभी क्या है कि जो हमारे सुनीता विलियम्स थे जो कि इंडियन ओरिजिन की, उन्होंने रिटायरमेंट ली है कहाँ से, नासा एजेंसी से। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा सुनीता विलियम्स है कि आर्टिकल में क्या है कि नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स यानी कि क्या थे, नासा के एस्ट्रोनॉट थी एंड रिटायर आफ्टर 27 ईयर्स टेलर्स करियर, यानी कि इन्होंने 27 साल बाद अपना जो नासा में जो करियर बनाया था उसमें 27 साल के में काम करने के बाद क्या किया है, नासा से नासा से रिटायर ले लिया है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो ये इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है नासा में। तो सबसे पहले इन्होंने कि जो हमारी सुनीता विलियम्स थी जो कि क्या थी, इंडिया ओरिजिन की थी। मीन्स क्या थे कि इनके पिताजी थे जो गुजरात के रहने वाले थे, तो ये क्या थी, भारतीय मूल की थी। तो इन्होंने जो अपना 27 साल नासा में काम किया और इन्होंने 600 प्लस डेज जो कि स्पेस में रहकर आई थी। अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में थी कि कुछ तकनीकी की वजह से ये कहाँ पर स्पेस में ही रह रही थी, तो उन्हें वहां पर 600 प्लस डेज हो चुके थे स्पेस में रहते हुए। और सेकंड क्या है कि इन्होंने कहां पर 3 मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने अपने कंप्लीट किए हैं और ये 600 प्लस डेज कहां पर स्पेस में रहकर आई हैं। और ये इनके जो पिताजी थे वो हमारे इंडिया के रहने वाले थे। मीन्स कि ये क्या थी, इंडियन ओरिजिन की थी, इसलिए ये क्या है, इंडियन ओरिजिन इनको कहा जाता था कि शी बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। तो अब इसमें बताया गया है कि इन्होंने अपने अभी रिटायरमेंट ले ली है नासा से 27 ईयर्स में नासा में काम करने के बाद। तो आज के इसमें यही बताया गया था कि जो सुनीता विलियम्स है जो कि इंडियन ओरिजिन की है, उन्होंने नासा से रिटायरमेंट ले ली है। तो ये हमारी क्या थी, सुनीता विलियम्स के ऊपर आर्टिकल आज का आया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो सेकंड आर्टिकल है वो क्या है। तो जो सेकंड आर्टिकल है वो क्या है कि मोजाम्बिकन, यानी कि एक हमारा अफ्रीका का एक देश है मोजाम्बिक, राइट्स एक्टिविस्ट टू गेट इंदिरा गांधी पीस प्राइज, कि इन्हें क्या मिला है, किसको, ये हमारे क्या है, एक ग्रेसा मचेल है, इनको अभी इंडिया क्या दे रहा है, एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज दे रहा है। कौन है ये, हमारे एक राइट एक्टिविस्ट है, कौन, ग्रेसा मचेल। तो इन्हें क्या है, अब हम देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है उसका पूरा नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है उसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 का अवार्ड है, जो प्राइज है इनको मिल रहा है ग्रेसा मचेल को। तो हम देखते हैं कि जो ये जो प्राइज है इंदिरा गांधी, यूपीएससी के एग्जाम के लिए ये प्राइज ही इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये किस फील्ड में किसको दिया जाता है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो दिया जाता है, ये कब से शुरुआत की गई थी इसकी, तो जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, 1986 में बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, यानी कि जो हमारे इंदिरा गांधी जो हमारी पीएम थी उनको उनके उस पर इसको दिया जाता है। कब से शुरुआत किया गया था इसे, 1986 में दिया जाता है, तब से इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं कि इसे किस किस फील्ड में इसको दिया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो इंदिरा गांधी प्राइज है वो एक तरह से इंटरनेशनल पीस के लिए, डिसआर्मामेंट के लिए, डेवलपमेंट, गुडविल, साइंटिफिक एडवांसमेंट फॉर ह्यूमैनिटी, इस फील्ड में इसको क्या है दिया जाता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज को। तो हम देखते हैं कि इसकी टोटल कितनी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। तो टोटल इसकी देखें तो 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है पीस, सेकंड है डिसआर्मामेंट एंड थर्ड इज डेवलपमेंट। तो पीस का मतलब क्या होता है कि एक तरह से अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है शांति, तो इन्होंने कहाँ पे, जहाँ पे ये मोजाम्बिक रहने वाली थी वहां पर तकरीबन इन्होंने पीस एक तरह से वहां पर बनाए रखा है, इस फील्ड में इसको दिया जा रहा है। दूसरा है डिसआर्मामेंट, यानी कि जहां पर हम क्या कर सकते हैं, निरशस्त्रीकरण का, यानी कि बिना किसी हथियार के वहां पर शांति बनाए रखे, कोई हथियारबाजी का यूज ना करे। एंड थर्ड इज द डेवलपमेंट, यानी कि वहां पर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे उनका क्या हो सके, विकास हो सकता है। तो इसलिए इनको ये जो अवार्ड है इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये 2025 दिया जा रहा है।
तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, कि ये पीस प्राइज है जो किस किस को दिया जाता है। तो ये एनी इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है उसको दिया जा सकता है, साथ में कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया जा सकता है, और साथ में कोई रेस और रिलीजन है इनके किसी को भी दिया जा सकता है, यानी कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह है तो इनको भी हम जो पीस प्राइज है उनको हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज वो दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेसा मचेल आखिरकार है कौन। तो जो ग्रेसा मचेल है वो कौन है, वो मोजाम्बिक की राइट एक्टिविस्ट है, वहां की रहने वाली है। साथ में ये क्या है, एजुकेटर है, इंटरनेशनल एडवोकेट है फॉर वीमेंस एंड चिल्ड्रन राइट्स के लिए क्या है, इनकी एडवोकेट है। तब इनको क्या किया जा रहा है, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड का नाम क्या है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 का अवार्ड, जो कि किसको दिया जा रहा है, ग्रेसा मचेल को। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि किस लिए दिया जा रहा है इनको ये 2025 इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने कहां कहां पर दिया, एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी बेस पर इनको क्या दिया जा रहा है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिरकार इनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये क्या थी, जो मचेल हैं, इनका जो ग्रेसा मचेल हैं, ये क्या थी कि जब मोजाम्बिक इंडिपेंडेंस हुआ तो उनके बाद इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र होने के बाद शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि पहली लेडी थी जो कि स्वतंत्र होने के बाद मोजाम्बिक के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनी। कहां पर, मोजाम्बिक में। तो ये क्या थी, फर्स्ट लेडी थी। इन्होंने जो कंट्रीब्यूट दिया वो क्या था कि बनने के बाद, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनने के बाद इन्होंने प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट जो कि 40% था, उन्हें कहां पर 90% फॉर बॉयज एंड 75% फॉर गर्ल्स के लिए इन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूट दिया कि इतना ज्यादा उन्हें प्राइमरी स्कूल ओपन किए। तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्यों आखिरकार ग्रेसा मचेल को दिया जा रहा है। तो और हमने इसमें देखा कि कैसे क्या इंदिरा गांधी पीस प्राइज किस किस फील्ड में किसको दिया जाता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है जो कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछा गया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है। इसके जैसे कि पता है कि हमारी यूपीएससी के एग्जाम के लिए पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि जो भी आर्टिकल हिंदू न्यूज़पेपर में आएगा तो उसमें जो पीवाईक्यू यूपीएससी में पूछे जाएंगे तो वो हम देखेंगे। अगर हम इसी आर्टिकल को देखते हैं तो 1 डे एग्जामिनेशन होते हैं जो हमारे, तो उसमें जो क्वेश्चन बन सकता है यही बन सकता है कि जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है वो किसको दिया गया है। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा 2025 का, तो उसमें हम सीधा टिक कर सकते हैं कि ग्रेसा मचेल को है जो दिया गया। बट हम अगर देखते हैं जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है उसमें हमें सीधा इंदिरा गांधी प्राइज के बारे में पूछा जाएगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो कि 2015 में यूपीएससी में आया हुआ। तो क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 वाज गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से, इन चारों कैटेगरी में से किसको 2014 में ये प्राइज मिला था, इंदिरा गांधी प्राइज। तो फर्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, एंड थर्ड इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मींस इसरो को, एंड थर्ड इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इन चारों में से जो प्राइज दिया गया था 2014 में तो वो किसको दिया गया था, इसरो को, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसे ही यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा क्या था, सेकंड आर्टिकल था। तो हम देखते हैं कि जो थर्ड आर्टिकल है वो क्या है। तो थर्ड आर्टिकल क्या है कि जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं जूस मैनुअल अल्बारेस, ये क्या है हमारे इंडिया में आए हुए हैं, यानी कि राष्ट्रपति भवन में, जो कि द्रौपदी मुर्मू के साथ इनकी मीटिंग हुई है। तो इसी के बारे में है कि हम देखेंगे कि जो इंडिया और स्पेन के रिलेशन क्या है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि इंडिया स्पेन मस्ट पूल रिसोर्स टू फाइट टेरर, यानी कि इंडिया और स्पेन को क्या करना चाहिए, ऐसे रिसोर्स का यूज करना चाहिए कि जिससे हम क्या करें, टेरर के अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया और स्पेन को मिलकर क्या करना चाहिए, हमें टेररिज्म के अगेंस्ट हमें फाइट करनी चाहिए, उसको टेररिज्म को रोकना चाहिए। तो इस आर्टिकल में जो है बताया गया है कि कैसे क्या करना चाहिए। अभी एक तरह से मीटिंग हुई है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिया और स्पेन है उसके रिलेशन क्या है। तो इंडिया और जो स्पेन का सबसे पहले हम जो रिलेशन देखते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, यानी कि इकोनॉमी में क्या इनका रिलेशन है।
तो जो इंडिया और स्पेन की पार्टनरशिप है उसमें जो बायलेटरल 2023 में बायलेटरल ट्रेड हुआ था वो कितना पहुंच गया था, 8.25 बिलियन के आसपास पहुंच गया था यूएसए डॉलर के उसमें। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है स्पेन को, कितना एक्सपोर्ट करता है, 6.33 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, और जो इंपोर्ट करता है वो कितना इंपोर्ट करता है, 1.92 बिलियन है जो इंपोर्ट करता है स्पेन से, कौन, इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो क्या क्या स्पेन को एक्सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट एक्सपोर्ट करता है मिनरल फ्यूल्स, केमिकल प्रोडक्ट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड अपीयर्स, ये सभी क्या करते हैं, इंडिया है एक्सपोर्ट करता है किसको, स्पेन को। तो जो स्पेन है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है विद इन द यूरोपियन यूनियन के उसमें। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट था जो कि इकोनॉमिक रिलेशन क्या है स्पेन के साथ। जो हम सेकंड देखते हैं कि कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, यानी कि कल्चरल रिलेशन कैसा है हमारा स्पेन के साथ, इंडिया और स्पेन का। तो इसमें बताया गया है कि अब इंडिया क्या कर रहा है कि एक दूसरे के, इंडिया और स्पेन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को क्या कर रहे हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी 2026 में क्या है, एक ऐसा ईयर बना रहे हैं कि ईयर ऑफ इंडिया एंड स्पेन इन कल्चर, टूरिज्म एंड एआई, यानी कि एक तरह से ये ईयर करेंगे। इसमें क्या है कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे के जो म्यूजिक, लिटरेचर और फिल्म्स हैं उनको एक तरह से डिस्कस करेंगे कि क्या हमें उनकी फिल्म, म्यूजिक, लिटरेचर को देखकर अपने में चेंज करना चाहिए, क्या स्पेन को इंडिया के देखकर उसमें चेंज करना चाहिए। तो ये एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड, इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक साइन किया है किसको, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को, जिसमें उनका एम क्या होगा कि वो प्रमोट करे, क्या प्रमोट करे, एक्सचेंज इन म्यूजिक, डांस, थिएटर, लिटरेचर एंड फेस्टिवल। यानी कि अगर उनको लगता है स्पेन को कि उनके म्यूजिक या डांस, थिएटर में कोई ऐसी कमियां हैं जो वो इंडिया से सीख सकता है, या फिर इंडिया को लगता है कि उनके म्यूजिक, डांस, थिएटर में ऐसी कुछ कमी है जो वो स्पेन से सीख सकता है, तो इन्होंने ऐसे एक प्रोग्राम, यानी कि जिसका नाम क्या है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, इस पर क्या किया है, साइन किया है कि वो क्या करे, एक दूसरे के म्यूजिक, डांस, थिएटर को क्या करे, अपनाए। तो ये हमारा क्या था, कल्चरल एक तरह से रिलेशन था किस किस के बीच में, इंडिया और स्पेन के बीच में। एंड थर्ड इज द कंक्लूजन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड फ्यूचर एंगेजमेंट, जो कि अभी मीटिंग हुई है कि हम क्या करें, काउंटर करें किसको, टेररिज्म को, यानी कि टेररिज्म के विरुद्ध हम अगेंस्ट क्या करें, फाइट करें, इसको हम रोक के, जो टेररिज्म दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी के ऊपर हमने भी डिस्कशन किया है कि जो इंडिया और स्पेन जो अभी क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इंडिया और स्पेन का रिलेशन ओवरव्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया है, बायलैटरल रिलेशन बनाया है। सेकंड है, इन्होंने C295 एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है उसका इनोग्रेशन किया है। एंड थर्ड इज द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में है। एंड फोर्थ इज द कल्चरल टाई, यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि कल्चर और टूरिज्म को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। एंड फिफ्थ इज द टूरिज्म एंड एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट इज ग्लोबल इश्यूज, यानी कि जो हमारे ग्लोबल इशू है, ग्लोबल इशू मीन्स कि जो पीस है उसके ऊपर, जो एक तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इनको कैसे कम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जो यूपीएससी के PYQ होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक हमारे आर्टिकल हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ होगा। तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, मतलब ऐसा सच नहीं है, बट ऐसा कोई ना कोई एग्रीमेंट हम किसी ना किसी देश के साथ करते हैं। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, कौन सा एग्रीमेंट है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो इसमें यही इसी एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। BTIA एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि 2017 में न्यूज में होगा, तो उसी पे पूछा गया है कि ये जो एग्रीमेंट है ये किन किन देशों के बीच की बात है। तो इसमें बोला गया है कि बिटवीन इंडिया एंड स्पेस दे रखा है कि इंडिया और दूसरा ऐसा कौन सा देश है जिसके बीच में, जिसके उसमें ये एग्रीमेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट तो इंडिया है। अब इन चारों में से ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या इंडिया और यूरोपियन यूनियन का वो एग्रीमेंट है, या फिर इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का वो एग्रीमेंट है, या फिर इंडिया और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का वो एग्रीमेंट है, या फिर इंडिया या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो एग्रीमेंट है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो क्या है कि वो इंडिया और साथ में किसका, यूरोपियन यूनियन का एग्रीमेंट है। क्या, BTIA, यानी कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट।
तो ये हमारे आज के आर्टिकल थे जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो मैंने पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर के पढ़ा है, तो उसमें एज सच कोई ज़्यादा खास आर्टिकल आए हुए नहीं थे, तो यही मुझे इम्पोर्टेंट लगे, तो मैंने यहाँ पर यही लगा दिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।